1975 में इमरजेंसी के दौरान चंद्रशेखर कांग्रेस में रहते हुए भी इंदिरा गांधी के फैसलों के खिलाफ खड़े हुए। 1983 में वो 4,500 किलोमीटर पैदल चले। जब लौटे तो नेताओं से सवाल पूछा, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेताओं ने फैसला वापस लेने को कहा तो बोले, चंद्रशेखर इरादे का इतना कच्चा नहीं जो दिन में 3 बार अपना इरादा बदले। आपने इनके बारे में शायद सुना हो, लेकिन जो अब जानने वाले हैं वो शायद कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ये कहानी है चंद्रशेखर की, जिसे संसद में बैठना आता था लेकिन जमीन पर चलना ज्यादा पसंद था, जिसने झुकना नहीं सीखा और इसलिए आज इतिहास में कम लिखा गया पर मिसाल बनकर जिंदा है। 3 जुलाई 1927 उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, एक गांव इब्राहिमपट्टी। वहीं एक किसान परिवार में जन्मा एक बच्चा जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। उनका बचपन साधारण नहीं था। खाने को कई बार भरपेट भोजन नहीं, पहनने को सीमित कपड़े और पढ़ाई के लिए संसाधनों की कमी। मगर इसके बावजूद उनके अंदर कुछ खास था। बचपन से ही किताबों की ओर आकर्षित थे, लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। बलिया से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां का माहौल पूरी तरह राजनीतिक था। ये दौर था जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। छात्र आंदोलन, आजादी की मांग, समाजवाद और गांधीवाद, इन सबके बीच चंद्रशेखर की सोच पक रही थी। जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं की विचारधारा से वो प्रभावित हुए, लेकिन अनभक्त कभी नहीं बने। वो सवाल पूछते थे और यही चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में हिस्सा लिया। मंचों पर भाषण देना, गरीब छात्रों की आवाज बनना, यूनिवर्सिटी में व्यवस्था को चुनौती देना, ये सब उन्होंने तब शुरू कर दिया था जब ज्यादातर युवा नौकरी और कैरियर के बारे में सोचते थे। उनकी राजनीति की पहली झलक यही दिखाई दी जब उन्होंने कहा, राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा है, और सेवा में झुकना पड़े तो सेवा नहीं समझौता हो जाता है। कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने राजनीति को कैरियर नहीं मिशन बनाया, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। वो कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला, उन्हें मंच नहीं मिला, लेकिन लोगों से जुड़ने का मौका मिला। उन्होंने गांव-गांव जाकर कांग्रेस का प्रचार किया, मगर किसी बड़े नेता के पीछे खड़े होने की बजाय अपनी अलग सोच के साथ मैदान में उतरे। 1950 के दशक में वो धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर अपनी जगह बनाने लगे। उनका बोलने का तरीका, सोच की स्पष्टता और बिना डर के सत्ताधारियों से सवाल पूछना, ये सब उन्हें लोगों में लोकप्रिय बना रहा था, लेकिन पार्टी में बहुत से लोगों को ये रास नहीं आ रहा था। कांग्रेस उस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हो चुकी थी और वहाँ वफादारी की राजनीति चलती थी, लेकिन चंद्रशेखर किसी के पिछलग्गू नहीं थे। वो किसी से डरते नहीं थे, सवाल पूछने में हिचकिचाते नहीं थे, और यही कारण था कि उनको जेल भी जाना पड़ा। इसी बीच उन्होंने यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका शुरू की, जिसमें वो बेबाकी से सरकार की आलोचना करते थे। वो लिखते थे, सत्ता अगर सवालों से डरने लगे तो लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की शुरुआत है। 1971 में वो राज्यसभा के सदस्य बने। वहां भी उनकी आवाज बाकी सांसदों से अलग थी। वो सवाल पूछते थे कि बजट कैसे बन रहा है, सरकारी योजनाएं जमीन पर क्यों नहीं उतर रही है, क्यों गरीबों को आजादी के 25 साल बाद भी हक नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1975 में, जब देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इंदिरा गांधी ने संविधान के तमाम अधिकारों को सस्पेंड कर दिया। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। पूरे देश में डर का माहौल था। सब चुप थे, लेकिन एक आदमी था जिसने अपनी आवाज बंद नहीं की। वो थे चंद्रशेखर। उन्होंने यंग इंडिया में सरकार की आलोचना छापी और नतीजा ये हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी इस बेकाबी ने उन्हें युतुर्क की उपाधि दिलाई, यानी वो युवा नेता जो सत्ता से टकराता है, डरता नहीं है। जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने अपने रूप में बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा, सत्ता कोई स्थायी चीज नहीं है, लेकिन चरित्र वो हमेशा के लिए होता है। यहाँ से चंद्रशेखर की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। अब वो सिर्फ एक सांसद नहीं थे, वो विचार बन चुके थे। एक ऐसी सोच जो कहती थी, सत्ता से लड़ो लेकिन सिद्धांत मत छोड़ो। वो गांव जाते, किसानों से मिलते, छात्रों के बीच बैठते और देश के भविष्य को लेकर चर्चा करते। उन्होंने कहा था, भारत सिर्फ दिल्ली नहीं है, भारत वहाँ है जहाँ खेत सूखे हैं, जहाँ बच्चे भूखे हैं और जहाँ उम्मीद बाकी है।
उनकी सोच, उनका जीवन, उनका संघर्ष सब यही साबित करते हैं कि चंद्रशेखर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे और यही विचारधारा आगे चलकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन उससे पहले वो करेंगे कुछ ऐसा जो शायद किसी नेता ने किया हो। प्रधानमंत्री बनना, किसी ऊंचे पद पर पहुंचना शायद चंद्रशेखर के लिए लक्ष्य नहीं था। उनके लिए असली राजनीति गांव की उस धूल में थी जहां नंगे पैर चलने से छाले पड़ते हों, लेकिन लोगों की तकलीफ समझ में आती हो। 1977 में जब देश में आपातकाल खत्म हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी तो हर कोई अपनी सीट और मंत्रालय की दौड़ में था, लेकिन चंद्रशेखर कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने तय किया, अब मैं भारत को सिर्फ बैठकर नहीं देखूंगा, मैं भारत को चलकर समझूंगा। यहीं से शुरू होती है उनकी वो ऐतिहासिक यात्रा जिसे आज भी भारत यात्रा के नाम से जाना जाता है। 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। कोई बड़ा काफिला नहीं, कोई वीआईपी सुरक्षा नहीं, ना किसी तामझाम, सिर्फ एक नेता और उसकी सोच। उनके साथ कुछ साथी थे, एक छोटी टीम और रास्ते में मिलते लोग जो इस यात्रा का असली हिस्सा बनते गए। 2260 किलोमीटर, 12 राज्य, 6 महीने की यात्रा। चिलचिलाती गर्मी, बरसात, धूल, कीचड़, कुछ भी उनकी राह नहीं रोक सका। वो चलते गए गांव दर गांव, शहर दर शहर, कभी किसी किसान के घर रुकते, कभी मंदिर के पास, और सबसे खास बात, हर जगह लोगों से सवाल करते, उनकी समस्या सुनते, नोट्स बनाते। ये कोई भाषण यात्रा नहीं थी, ये एक सोच था, एक यात्रा थी आत्मा से जुड़ने की। उनके इस कदम का कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कहा गया ये पॉलिटिकल स्टंट है, मगर वही लोग तब चुप हो गए जब देखा कि चंद्रशेखर ने अपने पैरों में छाले होने के बावजूद यात्रा नहीं रोकी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक डायरी भी रखी जिसमें हर दिन की घटनाएं, लोगों की बातें, समस्या और समाधान के विचार लिखते। ये डायरी आगे चलकर उनकी सोच और उनकी राजनीति की रीढ़ बन गई। भारत यात्रा के दौरान चंद्रशेखर ने यह महसूस किया कि असली भारत तो गांव में है। उन्होंने कहा, दिल्ली की फाइलें आपको कभी नहीं बताएंगी कि बच्चे भूखे क्यों सोते हैं, वो तो मुझे इस यात्रा ने सिखाया। हर राज्य में उन्होंने अलग अलग समस्या देखी, कहीं किसानों की आत्महत्याएं, कहीं शिक्षा की कमी, कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन और कहीं सिर्फ उम्मीद का सूखा। लेकिन हर जगह एक बात समान थी, लोग बदलाव चाहते थे लेकिन उन पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। भारत यात्रा पूरी करने के बाद चंद्रशेखर पहले से भी अधिक स्पष्ट हो चुके थे। अब वह सिर्फ एक नेता नहीं, एक आवाज बन चुके थे जो कहते थे, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो पहले देश को समझिए। उनकी इस यात्रा ने उन्हें जनता से जोड़ दिया, एक गहरा अटूट रिश्ता जो सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं था। ये रिश्ता आज भी उदाहरण है, जब नेता केवल हवाई सर्वे करते हैं और फिर भी दावा करते हैं कि उन्हें जनता के नब्ज पता है। चंद्रशेखर ने जनता के नब्ज नहीं, उनकी धड़कनों को महसूस किया था। यहाँ से चंद्रशेखर की राजनीति में बदलाव नहीं, परिपक्वता आई। अब वो सिर्फ युवा तुर्क नहीं थे, वो अनुभवी जनता से जुड़ा हुआ नेता बन चुके थे। उन्होंने कई बार कहा, मेरी राजनीति का केंद्र गांव है, संसद नहीं। मैं वहां बैठता हूं लेकिन जीता गांव में। 1990 का साल था, देश में राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर थी। वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी, मंडल कमीशन के लागू होने से देश उबल रहा था। ऐसे समय में कोई नहीं जानता कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन एक नाम धीरे धीरे सामने आया, चंद्रशेखर। वो शख्स सत्ता से ज्यादा सिद्धांतों के लिए जाना जाता था, जिसे मीडिया कभी सीरियस कैंडिडेट नहीं मानती थी। वो अचानक केंद्र की राजनीति का केंद्र बन गया। जनता दल के भीतर जब फूट पड़ी तो चंद्रशेखर ने अपने समर्थक सांसदों के साथ अलग गुट बना लिया। उन्हें सिर्फ 64 सांसदों का समर्थन मिला। सोचिए, देश की 500 से ज्यादा लोकसभा सीटों में से सिर्फ 64 सांसद, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन्हें बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया, क्योंकि कांग्रेस खुद वीपी सिंह से नाराज थी। और इस तरह 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। उनकी सरकार ने इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण, महंगाई पर भी काबू और बाहरी रिश्तों पर भी जोर दिया। उन्होंने इराक कुवैत युद्ध के समय भारतीयों को वहां से निकालने का ऑपरेशन भी शुरू किया। लेकिन ये सब चल ही रहा था कि एक नया तूफान आया। राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। कारण बताया गया, सरकार ने कांग्रेस नेताओं की जासूसी की। चंद्रशेखर ने इससे इनकार किया, लेकिन मामला तूल पकड़ गया। संसद में बहस हुई, कांग्रेस अड़ गई।
और एक दिन चंद्रशेखर ने कहा, अगर समर्थन नहीं है तो मैं नैतिक रूप से इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। उन्होंने मार्च 1991 में इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार सिर्फ 223 दिन चली, लेकिन उन 223 दिनों में उन्होंने जो फैसले लिए वो आने वाले दशकों की आर्थिक दिशा तय कर गई। उन्होंने दिखाया कि संख्या नहीं, संकल्प मायने रखता है। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद चंद्रशेखर न राजनीति से रिटायर हुए, न जनता से दूर हुए, लेकिन उन्होंने सत्ता के पीछे भागना बंद कर दिया। वो न किसी दल में शामिल हुए, न किसी गठबंधन के झांसे में आए। उन्होंने एक ऐसा जीवन चुना जो एक सच्चे जनसेवक के जीवन का आदर्श हो सकता है। जहां आज के नेताओं के पास करोड़ों की संपत्ति, गाड़ियां, बंगले और सुरक्षा कर्मी होते हैं, चंद्रशेखर एक खाट पर सोते थे, खुद झोला उठाकर चलते थे और जरूरत पड़ी तो बस से यात्रा करते थे। सांसद रहते हुए उन्होंने कभी अपने लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मांगी। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस रखा जहां न ताम झाम था, न चमक धमक। उनके यहाँ मिलने वालों की भीड़ हमेशा रहती थी। किसान, बेरोजगार, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और कई बार वे लोग जो सिर्फ उन्हें सुनने आते थे। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। वो सत्ता से बाहर थे लेकिन जमीन में सर्वस्व थे। उनका मानना था कि राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। उन्होंने कभी खुद को राजनीतिक संत नहीं कहा। 14 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर ने आखिरी सांस ली। दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। उनके बैंक खाते में कुल जमा राशि कुछ हजार रुपए थी।